जो 70 और 80 के दशक में दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था। वहां के लोग कबूतर का पूप बेचकर दुनिया के टॉप पर कैपिटा इनकम वाले देशों में शामिल हो गए थे। ये देश लगभग 21 किलोमीटर में फैला हुआ है, पर लोग इतने अमीर थे कि लैम्बोर्गिनी यूज किया करते थे, मतलब चलाने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर का लैंड। दुनिया के टॉप इकोनॉमी में शामिल था ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। आज ये आइलैंड नेशन नाउरू अपनी ओबेसिटी और इकोनॉमिक कोलैप्स के कारण जाना जाता है, लेकिन एक समय था जब यहाँ की इकोनॉमी फॉस्फेट माइनिंग के कारण चल रही थी, जैसे कि कोई गोल्ड माइन हो, लेकिन गोल्ड माइन से कम भी नहीं थी ये कबूतर की पूप। तो चलिए जानते हैं नाउरू नेशन की अर्श से फर्श तक आने की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं नाउरू की लोकेशन की। माइक्रोनेशिया रीजन में पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा देश, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4835 किलोमीटर दूर ये देश है। अगर ग्लोब पे ढूंढने जाओगे ना तो ये दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। अगर टूरिज्म की बात करें तो ये दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है। जी हाँ, लगभग हर साल लगभग 200 से भी कम लोग यहाँ आते हैं। टोटल पॉपुलेशन लगभग 10,000, मतलब मेरी कॉलोनी में भी इससे ज्यादा लोग रहते हैं। और हाँ, ये देश भी एक कॉलोनी रहा है एक बहुत बड़े एम्पायर की। यस, यू गेस्ड इट राइट, ब्रिटिश एम्पायर। इससे पहले कि हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो साल 1888 में नाउरू को जर्मनी ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। उसके बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 1, जिसके कारण ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया, और उस समय पर ब्रिटिशर्स ने फॉस्फेट माइनिंग की सप्लाई चेन सेट की। उसके कुछ ही सालों बाद 1914 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपने कंट्रोल में लिया, और उसके कुछ साल बाद 1968 में नाउरू को फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया, जिसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना। उस समय पर यह दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट नेशन माना जाता था। अब बात करते हैं नाउरू के गोल्डन डेज की। 1968 में जब ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन बना, इसके पास एसेट का भंडार था, फॉस्फेट डिपॉजिट। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये फॉस्फेट डिपॉजिट बर्ड के पूप से बनता है। 1906 में जर्मनी ने इसकी माइनिंग शुरू करी, उसके बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। फाइनली 1968 के बाद नाउरू वर्ल्ड का टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर बन गया फॉस्फेट में। अब ये कैसे हो सकता है कि नाउरू में इतना फॉस्फेट मिले? इसके लिए हमें नाउरू की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। नाउरू एक रिमोट लोकेशन है जो कि काफी आइसोलेटेड है। इसके आइसोलेटेड होने के कारण यहाँ पर सी बर्ड का मैसिव पॉपुलेशन है, जो पूप के रूप में फॉस्फेट छोड़ जाते हैं। ये बर्ड्स पूरी दुनिया से माइग्रेट करते हैं और एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रुकते हैं। ओवर सेंचुरीज उन्होंने अपने पूप को फॉस्फेट के रूप में नाउरू पर छोड़ा, जिससे पूरा आइलैंड कवर हो गया। यानी फॉस्फेट डिपॉजिट का असल सोर्स इन बर्ड्स का एक्सेसिव पूप था, जो समय के साथ मिनरल रिच हो गया। इसीलिए नाउरू में इतना ज्यादा फॉस्फेट पाया जाता है, क्योंकि बर्ड्स का ये नेचुरल प्रोसेस काफी समय तक कंटिन्यू रहा। लेकिन जब ज्यादा माइनिंग कर ली थी तो नाउरू की जमीन किसी और चीज के काम आने लायक ही नहीं बची थी। 80% लैंड अब बंजर हो चुका था, और 1990 तक आते आते फॉस्फेट के डिपॉजिट भी खत्म होने लगे थे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इकोनॉमी का अब क्या होगा, क्योंकि लोगों ने अपने शौक इतने बड़े कर लिए थे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि फॉस्फेट एक टेम्पररी रिसोर्स है। वहीं दूसरी ओर दुबई के पास भी एक टेम्पररी रिसोर्स था, पेट्रोलियम। लेकिन ऐसा क्यों है कि दुबई आज तक अमीर है और नाउरू सबसे गरीब? क्योंकि दुबई के लोगों को यह पता था कि पेट्रोलियम एक टेम्पररी रिसोर्स है और इसका ज्यादा समय तक वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दुबई के लोगों ने पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया। और आज ऐसा है, पेट्रोलियम से दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 5% हिस्सा आता है और 95% टूरिज्म से। वहीं बात करें नाउरू की, तो नाउरू के जैसे ही फॉस्फेट रिसोर्स खत्म हुए, नाउरू की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। 1974 में जब नाउरू की जीडीपी दुनिया की सेकंड हाईएस्ट जीडीपी बन गई थी, ये आइलैंड इतना रिच हो गया था कि इन्होंने अपनी खुद की एयरलाइंस नाउरू एयरलाइंस शुरू कर दी थी। सिर्फ 21 किलोमीटर का देश और 10,000 पॉपुलेशन और अपनी खुद की एयरलाइंस, मजाक है क्या? इन्होंने अपने रेजिडेंट वेलफेयर को भी इंप्रूव किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी किए, बट ये सब टिकता कैसे? फॉस्फेट ही खत्म हो गया था, तो ये सब तो कोलैप्स होना ही था, और वही हुआ। अब बात करते हैं नाउरू के लाइफस्टाइल की। यहाँ पर मोस्टली खाने पीने का सामान इंपोर्ट किया जाता है। लोग पैक्ड फूड खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि फॉस्फेट माइनिंग के कारण इस 21 किलोमीटर के देश में 80% लैंड तो बंजर पड़ा है। इंपोर्टेड फूड और लिमिटेड एग्रीकल्चर की वजह से लोगों को यहाँ हाई कैलोरी फूड खाना पड़ता है, जिसकी वजह से 70% लोग यहाँ पे ओबीज यानी कि मोटे हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट ओबेसिटी रेट भी नाउरू में ही है। नाउरू का फैट टू फिट रेशियो भी कुछ अलग लेवल पर है। मतलब यहाँ के लोग इतने लेजी हैं कि वो स्पोर्ट्स और मूवीज देखना तो पसंद करते हैं, बट कुछ करना नहीं। मतलब सिर्फ देखने में इंटरेस्ट है, कोई एक्टिविटी भी करने में नहीं। अब नाउरू के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं। एक ही हॉस्पिटल, एक ही फायर स्टेशन, एक ही पोस्ट ऑफिस और एक ही बैंक।
एक हॉस्पिटल है जो इतना क्राउडेड रहता है कि लगता है कि सब लोग एक ही बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज इतने लिमिटेड हैं कि लिमिटेड शॉप्स और लिमिटेड रेस्टोरेंट्स हैं। ये आइलैंड लाइफ काफी डिफरेंट है क्योंकि सब कुछ मिनिमल है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नाउरू वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी काफी फेमस है। वेट लिफ्टिंग में तो ये देश काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब दुनिया की सबसे ओबीस कंट्री होने के बाद भी नाउरू के नाम बहुत सारे कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग के खिताब शामिल है। ये देश काफी पेट्रियोटिक है क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वहाँ के लोग अपना देश छोड़ना नहीं चाहते। वो वहाँ पर खुश हैं। उनके पास अपने फ्लैग्स और सिंबल्स हर जगह होते हैं। नाउरूअन लैंग्वेज भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपका काम इंग्लिश से भी चल सकता है और लोगों का नेशनल प्राइड वहाँ पर काफ़ी हाई है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके रिसोर्सेज काफ़ी लो हैं और इम्पोर्ट्स के लिए पैसे काफ़ी कम हैं। अब बात करते हैं नाउरू की ब्यूटी की। ये देश काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर लगून्स हैं, बीचेस हैं और ग्रीनरी भी है। बट जब आपकी ज़मीन फॉस्फेट माइनिंग की वजह से खराब हो चुकी हो तो ये ब्यूटी कहाँ तक काम आएगी। नाउरू ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या नाउरू के पास कोई रियल डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ थी। एम्बेसी के बदले अपने रिसोर्स को मैनेज करना शायद ज्यादा जरूरी होता। अगर सही टाइम पर सही डिसीजन ले लेते तो आज वो काफी स्टेबल लाइफ जी रहे हो। अब बात करते हैं नाउरू के एयरपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया एयरपोर्ट इतना छोटा है कि लैंड करते वक्त ही आप पूरा देश देख लोगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप नाउरू ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो वहां की कोई आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। या तो आपको फिजी जाना पड़ेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया, और वहां से नाउरू एयरलाइंस के थ्रू ही आप ट्रैवल कर सकते हो। और जाओगे तो कम से कम 1 हफ्ते का ट्रिप प्लान करना, क्योंकि अगली फ्लाइट आपको सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही मिल सकती है, क्योंकि ये एयरलाइंस हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ऑपरेट करती है। जब फॉस्फेट माइनिंग खत्म हुई तो नाउरू की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। 80% लैंड डिस्ट्रॉय हो गया, 40% मरीन लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम इतना डिस्टर्ब हो गया, मतलब लाइफ के बेसिक स्टैंडर्ड्स लो हो गए, और पॉवर्टी रेट इतना हाई हो गया। मतलब जब वहाँ की इकोनॉमी टॉप पर थी तो वहाँ के लोगों ने अपने शौक इतने बड़े कर लिए थे कि ब्रांडेड चीजें, सुपर कार्स खरीद ली थी, जिन्हें चलाने के लिए उनके पास जमीन भी नहीं थी। आज अगर आप नाउरू ट्रैवल करते हैं तो आपको आपकी ड्रीम कार्स सड़क किनारे बंजर पड़ी हुई मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी नाउरू की कहानी। एक ऐसा देश जो अपने फॉस्फेट रिसोर्सेज से रिच था और जब रिसोर्सेज खत्म हुए तो अपनी इकोनॉमी को खुद खा गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप अपने रिसोर्सेज का मिसयूज करते हो तो आपके ग्लोरी डेज काफी जल्दी डिसअपीयर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे AM स्पीक्स की और भी वीडियो। धन्यवाद।